वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथ से संबंधित जो कक्षा 10वीं के ऑब्जेक्ट हैं जो 30 नंबर के आते हैं, जिसमें सत्य असत्य, रिक्त स्थान, सही विकल्प, सही जोड़ियाँ, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कैसे प्रश्न आते हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस पे लिखेंगे हम, जिनको याद करना है, जो बोर्ड के फाइनल एग्जाम में अवश्य रूप से आते हैं। जैसे एक अध्याय में है वास्तविक संख्याओं, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं हैं, उससे कैसे संबंधित आते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे 96 और 404 का HCF ... क्या होता है, तो हमें आप निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 4। तो डायरेक्ट याद रखना कितना होता है 4, या तो निकाल सकते हो आप 96 का अलग से फैक्टर कर देना, 2 से काटोगे, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए और फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 तिया 6। जो इसके गुणनखंड आए उसको सामने लिख दीजिए। 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा कितने 2 आए, 1 2 3 4 5, 1 2, इसको पूरा लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद 404 के फैक्टर कर लीजिए। जब 404 के फैक्टर करेंगे तो 404 का पहले 2 से काटेंगे, 2 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 1 0 1, 101 अभाज्य संख्या उसी से कटेगी। इसके फैक्टर है 2 गुणा 2 गुणा 101। दो जो जोड़ी मिलती हो उसका आपस में गुणा कर दीजिए, तो HCF इसका जो निकला वो निकला 2 गुणा 2 यानी 4। तो वो मैंने इस पे भर दिया डायरेक्ट। इसी प्रकार से जो दूसरा इस अध्याय से जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो है जैसे 17, 19, 23 का HCF मतलब HCF अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का जब गुणनखंड करते हैं तो वह अभाज्य संख्या स्वयं से विभाजित होती है 1 से, तो सभी में एक उभयनिष्ठ होता है, इसलिए इसका HCF कितना होता है 1 होता है। तो 1 है, ऐसा भरेंगे। इसी प्रकार से दूसरा हो चुका है। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो बनता है इसमें ये बनता है कि जैसे हम ये कह दें किसी और 4 5 किसी भी लगातार संख्या का HCF क्या होता है 1 होता है। इसमें से रैखिक समीकरण भी है, जैसे रैखिक समीकरण की उच्चतम घात ... होती है, कितनी होती है, तो यहां भर सकते हैं 1। रैखिक समीकरण का उदाहरण पूछ सकता है, तो रैखिक समीकरण का उदाहरण जो होता है वो होता है कुछ भी लिख दो, चर और कोई एक संख्या लिख दो, या चर भर संख्या लिख दो, यानी रैखिक जिसकी उच्चतम घात चर की क्या हो 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो रैखिक समीकरण हो गया। अच्छा, इसके बाद इसमें जो रैखिक समीकरण के साथ में जिसमें 4 मुख्यतः हमने लिख दिए, इसमें और संबंधित क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि अभी मैंने बताया था 4 लगातार संख्या कोई 5 का HCF तो कितना होता है, आपको निकाल के बता सकते हैं कितना होगा, क्योंकि इनका दोनों को घनिष्ठ क्या होगा 1 होगा, इसलिए 1। इसी प्रकार से इसमें से ऐसी संख्याएं भी होती हैं कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो जैसे आप जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या में रूट लगा दें तो वह संख्या क्या होती है आपकी अपरिमेय होती है। तो इसमें ऐसा पूछा जा सकता है √5
एक डॉट डॉट संख्या है। तो कैसी संख्या है √5? ओढ़नी लगी है, रूट से बाहर नहीं आ सकती ये संख्या, इसलिए क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय भरना है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए इसमें रूट तो लगा हो लेकिन वह संख्या किसी संख्या का वर्ग हो, तो वह संख्या अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि 81 9 का वर्ग है तो बाहर आ जाएगा, और जो रूट से बाहर आ जाए वो क्या होती है? परिमेय संख्या। तो यह एक कैसी संख्या है? डॉट डॉट परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, संख्या तो रूट के अंदर है, ये नहीं वे संख्याएं जो रूट के अंदर हैं किंतु रूट से यदि बाहर आती है तो परिमेय होगी, और रूट से बाहर नहीं आ पा रही है तो अपरिमेय होगी। इसका एक फेमस क्वेश्चन है इसमें कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणनफल डॉट डॉट होता है। क्या होता है? देखो बेटा, परिमेय संख्या कोई भी संख्या लिख दे, और एक अपरिमेय जो रूट में बंद हो, इसका आपस में जो गुणनफल होगा वो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। तो इसमें भर देना है, क्या रिजल्ट भर देना है? अपरिमेय। यानी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इस जो पहले चैप्टर से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट बनते हैं इस प्रकार से बनते हैं, और जो दूसरा चैप्टर है आपका जिसका नाम है, आपने बहुपद पढ़ा है, कक्षा 6 7 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, और ये 10th में भी है। तो पहली बात, बहुपद होता क्या है? देखिए, बहुपद जो होता है पहले ये पता होना चाहिए। बहुपद जो होता है बेटा, बहुपद जो होता है यह एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब चर क्या कहलाता है? तो देखो बेटा, चर जो होते हैं वो चर होते हैं ABCD, यानी ABC डॉट डॉट XYZ, ये क्या कहलाते हैं? आपके चर। और जो अचर होते हैं, अचर में सभी समस्त क्या हो जाती हैं? समस्त नंबर आ जाते हैं, समस्त संख्याएं। ठीक, चाहे वो कौन सी कोई भी संख्या हो, वो सब क्या है? अचर संख्या। चाहे वो वास्तविक संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, जो बहुत सारी संख्या होती है उस सबके इसके अंतर्गत आती है अचर। तो इसमें से जो बहुपद है इससे संबंधित कैसा क्वेश्चन बनता है? तो जो ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है वो रहता है ऐसा, जो आपके MP बोर्ड में जो फाइनल का एग्जाम होता है अक्सर ये ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप पूछ सकता है, मानक या व्यापक रूप क्या होता है? क्या होता है? तो देखो, द्विघात बहुपद का मानक शब्द यूज कर ले या व्यापक। इसका आंसर जो होता है, जो उत्तर होता है इसका, ये होता है AX² प्लस BX प्लस C। इतना लिखना है, इसके आगे जीरो नहीं रखना। अगर जीरो रख देंगे तो समीकरण बन जाएगा। तो ये क्या है? एक बहुपद है। और इसमें से और जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन हैं उसमें ऐसा है कि आपसे पूछ सकता है कि इसमें से शून्य कितने हैं। जैसे मैं शून्य के बारे में बात करूं, एक यदि ऐसा लिख देगा, यदि y बराबर px है तो ऐसा चित्र बना देगा, ये चतुर्थांश जैसा। इसमें से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, तो पहले इससे समझना, y बराबर px का मतलब है x अक्ष को, ये क्या होता है? x अक्ष है आपका, ये x अक्ष है, ये अपोजिट हो गया, और ये y है, और ये y डैश। तो समझिए, जब ये कहा कि y बराबर px तो x अक्ष तो ये है, तो x अक्ष को ये जो लाइन ड्रा की गई ये कई जगह काटी, वो उसका शून्य होगा। जैसे यहाँ पे एक जगह ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो कितने शून्य हुए? कुल इसके जो शून्य हुए
यानी इसके जीरोज हुए वो कितने हुए 2, क्योंकि 2 जगह काटा तो इसके 2 शून्य होंगे। हाँ, एक और हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐसा बनाया और केवल मैंने ऐसा बना दिया, तो अब आपसे यही क्वेश्चन है y बराबर px, तो इसके कितने शून्य हैं? तो देखो आपकी x अक्ष पर कहीं नहीं कटा हुआ है, केवल y पे कटान बिंदु है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? शून्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि हमारा x अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं किया। x अक्ष को जितने टाइम प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्य होंगे। तो जैसे हम एक इसको मिटा देते हैं और एक और बताते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा खींचा और ऐसा मैंने घुमा दिया, कितनी बार काटा तो आप पॉइंट गिनो, 1 2 3 4, तो शून्य कितने होंगे इसके? शून्य 4 होंगे। तो मतलब कुल मिला के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्स अक्ष को जितने पॉइंटों पर डिवाइड करता है, यानी प्रतिच्छेद करती है ये लाइन, वो आप उसका क्या होता है? शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो इससे संबंधित एक पूछा जाता है, और नेक्स्ट जो है वो है आपका, मान लीजिए तीसरा, वो तो मैंने बता दिया, उसको लिख सकते हैं आप। जैसे तीसरे में ऐसा पूछा जाता है आपका कि ये वाला तो मैंने बता दिया कि कैसा ग्राफ बता करके ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल बता सकते हैं, इसके शून्य कितने हैं, तो लिख सकते हैं कितने हैं? 3 है शून्य। ठीक है, शून्य कितने हैं इसके? 3 है, क्योंकि मैंने इस पॉइंट दर्शा दिया। ये है आपका वाई अक्ष, तो वाई डेश कर दो, और यहाँ एक्स अक्ष है तो एक्स का डेश हो। ठीक, इस पॉइंट पर आप कोई भी एक उतार सकते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन इस पर कैसा बनता है? इस पर बनता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल जो होता है बेटा, होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाई, इसी को कहते हैं मूलों का योगफल, इसी का नाम है। चाहे शून्यकों का योगफल का है, अच्छा मूलों का योगफल, यही होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटाई। और इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यानी देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, अरे सम ऑफ जीरोज है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बटा ए। जी किसका है? शून्यकों का गुणनफल है, और इस शून्यकों का योगफल। ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है। अच्छा, इसके बाद इसमें से ये योगफल और गुणनफल के साथ में ये भी पूछ लेता है कौन सा बहुपद है या नहीं। तो बहुपद की पहचान भी कर सकते हो। जो बहुपद होता है उसमें होता क्या है, देखो पहचान की लाने में बता सकता हूं आपको कि ये एक चीज याद रखना है, किसी भी यदि मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 और एक्स प्लस 1 लिख दिया, तो पहली पहचान इसकी ये है कि आपको रूट केवल ये देखना है कि चर में रूट लगा है या नहीं लगा। यदि चर में रूट लगा है, किसमें? एबीसीडी में रूट लगा है, और वह रूट कटे नहीं कि एक्स स्क्वायर हो तो कट जाए, ऐसा नहीं। मतलब यदि चर में रूट लगा है, मान लीजिए रूट एक्स है, तो यदि चर में रूट लग गया मतलब बहुपद नहीं है। तो ये कैसा है? देखो चर में रूट नहीं लगा है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। अगर किसमें ओढ़नी लग जाए, मान लीजिए यहाँ 2 रूट एक्स लिख देता प्लस 5, तो ओढ़नी किस पे लग गई? एक्स पर, इसलिए क्या है ये? बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई? बहुपद नहीं है, क्योंकि एबीसीडी में एक्स में रूट लग गया है, इसलिए बहुपद नहीं। इसमें एक्स में नहीं, गिनती में किसी में भी लग रहा है, उससे लेना देना, किस में नहीं लगना चाहिए? एक्स यानी कुल मिला के सॉरी एबीसीडी में आपका रूट नहीं लगना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। और साथ में ऐसा नहीं है कि ऐसा बोलो और कि सर ये तो बहुपद नहीं है, नहीं ये कट रहा है इससे, इसलिए ये तो बहुपद होगा। लेकिन जो जिससे रूट मैंने बताया एबीसीडी सिंगल लिखी है और उससे रूट से बाहर नहीं आ रही है, तो यानी क्या होगा? वो आपका बहुपद नहीं होगा यदि रूट लगा है। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें और सारे हैं क्वेश्चन, जैसे 5 6। इसमें एक और पूछते हैं, जैसे इसमें ये पूछा जाता है कि जैसे आपका कोई समीकरण देगा, मान लीजिए ऐसा लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 1 लिख दिया, और कहेगा इसमें से आपसे पूछेगा योगफल क्या है? क्या है? योगफल यानी शून्यकों का योगफल क्या है? ये गुणनफल क्या है? शून्यकों का, जैसे मैं लिख देता हूं, शून्यकों का योगफल क्या होगा? योगफल। तो देखो बेटा,
आपको पता है ये होता है ए का वैल्यू, ये काहे का होता है बी का वैल्यू, और ये काहे का होता है सी का वैल्यू कितना है 1। तो हमारा शून्यों का जो योगफल होता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। मतलब हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 5, तो सूत्र का माइनस से लिख दिया बटा ए का वैल्यू कितना हमारे पास 2, तो ये हो गए। ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट ऐसे गुणनफल में भी निकाला जा सकता है। देखिए ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम इसमें से पूछा जाता है कि जैसे ए एक्स स्क्वायर कोई द्विघात बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ऐसा बहुपद है का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा यानी इसका जो ग्राफ आकृति कैसी बनेगी, तो हम इसको कह देंगे इसका ग्राफ जो होता है डॉट डॉट परवलयाकार होता है। कैसा परवलय आकार का होता है। बात समझ में आ गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यदि कोई द्विघात बहुपद है उसका ग्राफ कैसा होगा, तो कैसा होगा परवलयाकार होगा। ठीक, तो ये हो गए आपके 2 अध्याय से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हो गया। और देखिए इसमें से सवाल तो आपको पता ही है कि गुणनखंड करने के लिए आता है 2.2 है, तो गुणनखंड करिए ये द्विघात बहुपद बनेगी। तो द्विघात बहुपद वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसमें, तो क्वेश्चन जब डिस्कस होगा तो उसके बारे में बताएंगे। अब आपका जो तीसरा चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर जो है 2 रैखिक समीकरण रहेंगे, उनमें से वैल्यू निकालना है। लेकिन हम यहाँ भी ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं कि अगर आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, समझिएगा, तो पहली बात ये काहे का फार्मूला है, तो ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 यदि समीकरण निकाय की बात करें तो ये किसका है, तो लिखोगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो ये किसका है अद्वितीय हल। काय का होता है ये अद्वितीय हल के। इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, तो रेखाएं जो होती हैं बेटा, रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं प्रतिच्छेदी। अब कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर a1 बटा a2 है बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसमें रेखाएं कैसी होती हैं, तो रेखाएं बताएंगे प्रतिच्छेदी। यदि पूछता है अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या है, तो कहोगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अच्छा, इसमें रैखिक युग्म पूछता है इसी में, तो इसका बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम तीनों के लिख देते हैं, जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो काय का फॉर्मूला है ये, कौन सा हल है ये, तो कहोगे ये है अनंततः अनेक हल। इसी को कहते हो अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, इसी को कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत अनेक हल। तो इसमें जो रेखाएं होती हैं आपकी, रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं समपाती। क्या होती हैं समपाती। इसी प्रकार से इसमें एक और फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अगर ऐसा है तो इसमें क्या होता है, आप कहोगे कि ये कौन सा फॉर्मूला है, तो कहोगे कोई भी हल ना होगा। ठीक है, और रेखाएं इसमें जो होती हैं, रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं समांतर होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं समांतर। ठीक है, तो इसमें 1 2 और 3 है। अच्छा, इनमें अगर अद्वितीय हल में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, अनंत अनेक हल में रेखाएं समपाती होती हैं, और कोई भी हल नहीं में रेखाएं समांतर होती हैं। किंतु अगर ये पूछता है कि अद्वितीय हल, देखो एक चीज पूछते हैं, अद्वितीय हल तथा अनंततः अनेक हल जो होता है, अनेक हल में रेखाएं जो होती हैं, इसमें जो अद्वितीय हल तथा अनंत अनेक हल में जो रैखिक युग्म होता है, में रैखिक युग्म जो होता है वो होता है संगत। रैखिक युग्म कैसा होता है संगत होता है। क्लियर, यानी अगर अद्वितीय हल उत्तर आ जाए या अनंत अनेक हल आ जाए तो इनमें इसका रैखिक युग्म पूछे तो संगत होता है। ठीक है,
संगत होता है। ध्यान रखना है कि अद्वितीय हल और अनंत अनेक हल में से कोई भी उत्तर आता है तो उसका मान रैखिक युग्म जो होता है वो संगत होता है। लेकिन अगर कोई भी हल नहीं आता है, कोई भी हल ना हो, तो रैखिक युग्म जो होता है, रैखिक युग्म असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? जी आपको नोट रखना है, ये 4 और 5वां हो चुका है और रैखिक के बारे में हमने बता ही चुके। ये ऐसे हैं 4 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं घुमा करके, चाहे आपका सूत्र पूछ लेगा तो कौन सा हल है, या रेखाएं संपात की होती तो कौन सा हल होगा। इसे एक संबंधित क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है, उसके एक 2 ठो रैखिक समीकरण दे देगा और पूछ लेगा कि आपका इसमें रेखाएं, मतलब रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर हैं, ऐसा पूछ लेता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें से तो ठीक है, इतना है। इसके आगे जो आपका अगला जो है प्रश्नावली, सॉरी अध्याय, जो चैप्टर है आपका, वो जो 4 अध्याय है, कौन सा अध्याय है? चौथा अध्याय है। इसमें से जो द्विघात समीकरण पे है, तो इसमें से कैसे, इसमें क्या पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें हमने देखा है कि आपके जो फॉर्मूले 4 अध्याय जो 4 से बनते हैं, उसमें देखा गया है कि विविक्तर सूत्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विविक्तर D बराबर होता है B² - 4AC। ये सूत्र हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार देखा गया है। और साथ में एक श्रीधराचार्य का सूत्र पूछा, श्रीधराचार्य, और श्रीधराचार्य का दूसरा जो वर्जन पूछा जाता है इसी में, इसी कहते हैं द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है? चाहे द्विघाती सूत्र पूछे या श्रीधराचार्य सूत्र पूछे, बात एक ही है। ये होता है x बराबर, इसको लिख सकते हो -b ± √B² - 4AC, और बटा में, पूरे के बटा में 2a होता है, ये सूत्र होता है। यानी x बराबर -b ± √B² - 4AC बटा 2a, ये आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है। ठीक, ये भी पूछा जाए, ये द्विघाती सूत्र के बारे में पूछ सकता है। इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स हैं जो विविक्तर के बारे में अधिकतर पूछता है कि यदि ये हो, अगर ऐसा लिख दी B² - 4AC इज ग्रेटर देन 0 है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति, तो मूलों की जो प्रकृति होती है डॉट डॉट है, तो कैसी है? ग्रेटर देन यानी धनात्मक, यानी जब सॉल्व करो और सॉल्व करते हुए उत्तर हमारा प्लस को आ जाए, डी का मान क्या है? प्लस को आ जाए, तो हमारा जो मूलों की प्रकृति होती है, ये होती है वास्तविक। कैसी होती है? वास्तविक असमान। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक असमान। ठीक। लेकिन यदि यही आपका 1 2 3 हो चुका है, चौथा है यही कंडीशन यदि B² - 4AC इज लेस देन हो जाए, यानी उत्तर आप जब लगाओ विविक्तर का ये वाला सूत्र और सवाल को सॉल्व करते जाओ, पता चला डी का मान आ गया है माइनस, तो वो हो जाएगा मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी। तो मूलों की प्रकृति होती है, प्रकृति ये होती है बेटा वास्तविक डॉट डॉट, यहां मैं ये देता हूं वास्तविक नहीं। क्लियर? ये ऐसा होता है। अब देखो वास्तविक नहीं का मतलब, जब आप सवाल को लगाओगे, आपके पास द्विघात बहुपद कोई दिया है, जब आप लगाओगे और उसका आपका आंसर जब डी आता है आपका माइनस में, तो आप कहोगे कि मूलों की प्रकृति जो है उसकी वास्तविक नहीं। इसी को काल्पनिक भी कहते हैं, आप काल्पनिक शब्द भी यूज कर सकते हैं। 5वां है। अब तीसरी टर्म है, यदि B² - 4AC बराबर 0 आ जाए, तो जो मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति जो होती है वो होती है, यहाँ लिखना है आपको, मूल बराबर है। क्या मूलों की प्रकृति क्या होती है? बराबर। ठीक, ये इसी में समान शब्द यूज कर सकते हैं। मूलों की प्रकृति समान होती है या बराबर होती है। के मान जब निकालते हैं ना, तो इसी की जगह डी की जगह 0 रखते हैं, यानी मूल बराबर है, तब आप के का मान निकालते हैं। ऐसी स्पेस जो क्वेश्चन है इससे संबंधित जो पूछे जाते हैं 4 अध्याय में, तो ये पूछ लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको ये 4 चैप्टर तक का समझाया है अभी, और इसमें अभी आगे भी है जो मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा। ये 5 से सीधा आपके लास्ट तक के बनाऊंगा, जो वार्षिक तक का पूछा जाता है, आपकी प्रायिकता तक का। तो अभी आपको ये याद करना है, इसकी मैं PDF शेयर कर दूंगा, जिससे आप
स्पष्ट लिख लोगे, क्योंकि हो सकता है कि राइटिंग समझ में ना आए। थैंक यू।